नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंपटीशन कंप्लीट में स्वागत है। टुडे वी डिस्कस चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793। आप सभी को पता होगा कि पूरे 4 चार्टर्ड एक्ट आते हैं और हर एक चार्टर्ड एक्ट पास होता है 20 सालों के बाद। जो नेक्स्ट ये पहला चार्टर्ड एक्ट था और जो सेकेंड चार्टर्ड एक्ट आएगा 1813 में आएगा। तो चलिए इस चार्टर्ड एक्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 के 1793 का भी नाम से जाना जाता है और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया जाता है। और ये चार्टर्ड एक्ट क्यों होता है? तो चार्टर्ड एक्ट कंपनी के रूल और रेगुलेशन को रेगुलेट करने के लिए और इंडिया के ऊपर अपनी सॉवरेनिटी बनाने के लिए ब्रिटेन गवर्नमेंट पास करती है चार्टर्ड एक्ट को, और करप्शन वगैरह दूर करने के लिए। तो इसके प्रोविजंस वगैरह के बारे में बात करते हैं, स्टेटमेंट वाइज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्टर्ड एक्ट शुरू होने से पहले आप कंपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप जो पढ़ रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इन इंडिया, जब उस समय पे 18 सेंचुरी में संवैधानिक विकास अब इंडिया का हो रहा था, कानून बनना स्टार्ट हो गया था, तब से स्टार्ट हुआ था। तो अंग्रेज़ों को 1757 में प्लासी में जीत हुई, राइट। फिर उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर में 1764 में मीर कासिम को हरा के अंग्रेज जीते। फिर उसके बाद 1765 में आपको इलाहाबाद की ट्रीटी आपको देखने को मिलेगी। ट्रीटी के अंदर जो उन्होंने अपने पक्ष में सब कुछ कर लिया था युद्ध जीतने के बाद बक्सर का। तो ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैं बताने वाला नहीं। उसके बाद 1765 के बाद कौन सा आता है? तो 1773 का चार्टर्ड एक्ट आता है, जिसके अंदर ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होता है इंडिया के अंदर, राइट। कानून बनाए जाते हैं कंपनी के लेके। इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में क्लिक करके सारे वीडियोस देख लीजिए। और फिर इसके बाद जो है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, और ये क्यों आता है, इसके प्रोविजंस क्या है, ये भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो लेट्स स्टार्ट चार्टर्ड एक्ट 1793। तो देखिए इसका प्रोविज़न क्या है। यहाँ पर है कि कंपनी जो है रूल ब्रिटिश टेरिटरी इंडिया के ऊपर रूल करेगी, यानी कि जो कंपनी का रूल था वो स्टेबल हो चुका था पूरी तरह से, और वो हमेशा के लिए कंटिन्यू रहेगा, ऐसा चार्टर्ड एक्ट में कह दिया गया था। दूसरा कि कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है 20 सालों के लिए रहेगी। जो भी ट्रेड कंपनी करे उसको मोनोपोली, यानी कि उससे कोई भी ट्रेडर जो है सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। यानी कि आपको पता है कि जो फ्रेंच थे, एंग्लो जब वार हो गया तो फ्रेंच को किसने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डोमिनेट कर दिया, पूरी तरह से उनको ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर मोनोपोली इन्होंने ट्रेड की स्थापित कर चुके थे। फ्रेंच एंग्लो वार वगैरह भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। पहले क्रोनोलॉजी से आप देखेंगे तो पहले डच आए, फिर उसके बाद जो है सॉरी क्रोनोलॉजी आप देखेंगे तो पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डैनिश आए, ठीक है। डैनिश के लास्ट में फ्रेंच आते हैं, फिर फ्रेंच जो है लास्ट में ही जाते हैं। तो इसके ऊपर हम सब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका है, तो आप देख लीजिएगा। तो देखिए 20 सालों के लिए हम मोनोपोली हो गया ट्रेड के लिए। और ये देखिए जो थर्ड इम्पॉर्टेंट है 1793 का चार्टर्ड एक्ट का, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि जो ब्रिटिश क्राउन है, यानी कि जो ब्रिटेन के अंदर राजकुमार हैं, पीएम है वहाँ के, उनके हाथ में इंडिया की गवर्नमेंट का सत्ता चला गया। यानी कि यहाँ के जो कंपनी का रूल रेगुलेशन है सब कुछ, वो पॉलिटिकल अफेयर जितना भी है इंडिया से रिलेटेड, सब कौन डील करेगा? तो ब्रिटिश क्राउन डील करेंगे। फिर देखते हैं कि कंपनी को अलाउड होता है कि 10% डिविडेंड जो है वो रेज करे खाली, ठीक। और यहाँ पर है इस चार्टर्ड एक्ट में गवर्नर जनरल को बहुत ज़्यादा वीटो पावर दे दी गई थी। आपको पता है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, यहाँ पर गवर्नर जनरल बना दिया गया, बट उसको पावर नहीं दिया गया। तो 1773 के यहाँ पर वीटो पावर ख़त्म कर दिया गया था। फिर उसके बाद सेटलमेंट एक्ट आया था 1781 में, तो यहाँ पर थोड़ा रिमूव हुआ। बट जो असली जो वीटो पावर वापस जो रिस्टोर किया गया, वो 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसके अंतर्गत जो है गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। बट जब 1793 का पहला चार्टर्ड एक्ट आया तो यहाँ पर गवर्नर जनरल को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई। कैसे पावर थी, तो उसके पावर के बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर वो उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, और साथ ही साथ वो डिसीजन देगा किसके अंडर, तो कुछ सर्कमस्टांसेस होंगे कि उसको जो है ब्रिटेन क्राउन से पूछने की जरूरत नहीं है कि इसके ऊपर मैं डिसीजन लूँ कि ना लूँ। और
1773 में क्या था कि उससे पूछना पड़ता था कि मैं डिसीजन लूँ कि ना लूँ। तो देखिए, ही वॉज ऑल्सो गिवन अथॉरिटी ओवर द गवर्नर्स ऑफ द मद्रास एंड बॉम्बे। देखिए इसका क्या है कि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो कि अथॉरिटी किसके ऊपर रूल कर सकता था, जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज। आपको पता है कि 3 प्रेसिडेंसीज हुई हैं, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास, ब्रिटेन की, ब्रिटिश इंडिया की कॉलोनियल पीरियड की। तो यहाँ पर वो अपनी अथॉरिटी जमा सकता था, यानी कि अपना रूल कर सकता था। उनको वो डिसीजन देगा कि आप सभी को वहाँ पर कैसे रूल करना और मैनेज करना है। कौन? गवर्नर जनरल, यानी कि ज़्यादा पावरफुल हो गया अब गवर्नर जनरल, जो कि मद्रास और बॉम्बे हु सुपरसीडेड इन द अथॉरिटी ओवर द गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। देखिए वो डिसीजन दे सकता है कि उनको वर्क कैसे करना है। देखिए सबसे मोस्ट पावरफुल आया ये 2017 में क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया कि गवर्नर जनरल के एब्सेंस में, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर गवर्नर जनरल के एब्सेंस में अगर गवर्नर जनरल नहीं होगा तो वो खुद बंगाल का, तो वो खुद ही अपने आप को अपने जैसे वो एब्सेंट है तो वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को नियुक्त कर सकता है। कोई भी सिविलियन मेंबर हो सकता है, उसके काउंसिल के जो भी कोई से भी किसी भी मेंबर को उठाएगा और उसे वाइस प्रेसिडेंट घोषित कर दिया जाएगा। तो आपको पता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबसे पहले कौन थे? तो मैं आपको बता दूं कि वॉरेन हेस्टिंग थे, राइट। आई होप कि आप लोगों ने सारे मेरे वीडियोस देखे होंगे, जो कि मैंने वेल डिफाइंड किया हुआ है सबके सब, और वेल डिटेल्ड मैंने वीडियो बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या होता था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जैसे कि आप पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ लीजिए। अगर पिट्स इंडिया एक्ट आपने अगर नहीं पढ़ा है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में आपको समझ नहीं आएगा, और जब तक वो समझ नहीं आएगा तो आपको ये 1793 का जो चार्टर्ड एक्ट है वो मेरे ख्याल से पूरी तरह समझ नहीं आएगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स देखते थे, और इसके 3 क्या होते थे, 3 सदस्य होते थे। सेक्रेटरी हो गया, बोर्ड ऑफ मेंबर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया। तब यहाँ पर क्या होगा 1793 के चार्टर्ड एक्ट में कि इन्होंने कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को चेंज कर दिया, और चेंज करके यहाँ पर एक प्रेसिडेंट और 2 जूनियर मेंबर्स ला दिए, बट वहाँ पर सेक्रेटरी हुआ करता था। ठीक, तो आप पिट्स इंडिया एक्ट एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, उसके अंदर आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में पता चलेगा। तो उसके बाद आपको ये अच्छे से डिटेल में समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट और 2 जूनियर मेंबर कर दिए गए, और साथ ही साथ जो है प्रीवी काउंसिल जो है नेसेसरी नहीं था, बट पिट्स इंडिया एक्ट में प्रीवी काउंसिल जो है नेसेसरी किया गया था। और सैलरी की बात करें तो स्टाफ और जितने भी बोर्ड कंट्रोल के मेंबर होंगे वो सैलरी जो है कंपनी पे करेगी उसके ऊपर। यानी कि देखिए क्राउन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट हेल्ड कर रही है सब कुछ, इंडिया का जो मैनेजमेंट है ब्रिटिश गवर्नमेंट हेल्ड कर रही है, बट पेमेंट जो है इंडिया से हो रहा है उनका। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है 2000 आई थिंक 2011 में क्वेश्चन पूछा गया एक बार। मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख रहा था। ऑल द जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक, जितने भी एक्सपेंस के बाद कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख रुपए सालाना इंडियन रेवेन्यू से पे करना पड़ेगा। यानी कि इंडिया से जो है 5 लाख रुपया ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा अपने एक्सपेंसेस हटाने के बाद कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, राइट। इस वीडियो के साथ बने रहें आप लोग, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ बताने वाला है, ये 2 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, और ये हर बार क्वेश्चन में अगर आते हैं क्वेश्चन तो ये आते ही आते हैं स्टेटमेंट पे, कि अगर जो सीनियर कंपनी के ऑफिशियल्स हैं यानी कि ऑफिसर्स वगैरह हैं और वो इंडिया को विदाउट परमिशन छोड़ के चले जाते हैं, तो मान लिया जाता है कि उन्होंने अपना रिजिग्नेशन दे दिया, यानी कि उन्होंने अपनी नौकरी का रिजिग्नेशन दे दिया और वो खारिज हो जाता है, उनका नौकरी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो चीज़ है कि कंपनी ने क्या किया, लाइसेंस ग्रांट कर दिया किसको, इंडिविजुअल्स और कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, कि वो अपना इंडिविजुअली जो है बिजनेस कैरी कर सकता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कंपनी ने किसी एक इंडिविजुअल को और कंपनी को लाइसेंस दे दिया कि आप अब इंडिया में व्यापार करो, मज़े से व्यापार करो, मोनोपोली करो, कुछ भी करो। तो आपको जब पूरा आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ बंगाल से और पूरे इंडिया से लाखों करोड़ों हर एक गवर्नर जनरल गवर्नर लेके चले गए।
यंगेस्ट गवर्नर 2-3 साल के लिए इंडिया के अंदर आए थे, वो लाखों करोड़ रुपए ब्रिटेन लेके चले गए। इसके बारे में हम बात करेंगे जब रिफॉर्म्स और पॉलिसी वगैरह पे आएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल को लाइसेंस दे दिया व्यापार कैरी करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो यहाँ पर अच्छा नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए ओपीएम जो है, गांजे वगैरह कैनाबिस का व्यापार होने लगा इंडिया से चाइना के बीच में। देखिए 1793 के चार्टर्ड एक्ट से स्टार्ट हुआ कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी का, इन दोनों का फंक्शन अलग अलग बंदे देखेंगे और अलग अलग तरीके से डील किया जाएगा। उससे पहले जो है कंपनी ही डील करती थी, अब यहाँ पर अलग अलग तरीके से डील किया जाएगा। और कोई भी काम करने से पहले ब्रिटेन की परमिशन होना ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल, योगदान दे थोड़ा आगे बढ़ाने में। आप सभी का दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे, आप जल्दी तरक्की करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।